आपने कभी सोचा है कि एक टीम में कुछ एम्प्लॉइज फुल पोटेंशियल के साथ काम कर रहे होते हैं, जबकि कुछ एम्प्लॉइज सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। यही डिफरेंस लाता है मोटिवेशन। जब एक लीडर अपनी टीम को सही तरीके से मोटिवेट करता है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगने लगता है। और जब एक एम्प्लॉय अपने काम को करने के लिए मोटिवेटेड होता है तो वो सिर्फ काम को करता ही नहीं है, बल्कि अपने फुल पोटेंशियल के साथ कंपनी के गोल को अचीव करने में काम करता है। Motivation. Motivation is the process of encouraging and inspiring individual to take action and work towards achieving goals. तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करते हैं, उन्हें इंकरेज करते हैं ताकि वो गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन ले। It is the internal और external driving force that influences person's behavior, performance and dedication. यह एक इंटरनल या फिर एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स होता है। मतलब जब एक पर्सन को एक या तो इंटरनल फोर्स मिले जो उसके अंदर से आए कि उसे काम करना है, या फिर उसे एक्सटर्नल फोर्स मिले काम कराने के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उस पर्सन के बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को, और वो उस काम को करने के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड रहता है। मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक, सेल्फ ड्राइवन लाइक पैशन और इंटरेस्ट। मोटिवेशन दो तरह की हो सकती है। मोटिवेशन या तो इंट्रिंसिक हो सकती है या फिर एक्सट्रिंसिक हो सकती है। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जब मोटिवेशन खुद अंदर से आ रही होती है, जब मोटिवेशन सेल्फ ड्राइवन होती है, तब इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। लाइक पैशन और इंटरेस्ट। अगर मेरा किसी चीज को करने में पैशन है, इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर मेरे अंदर से मोटिवेशन आएगी कि मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट है और मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को मुझे मोटिवेट करने की नीड नहीं है कि नया पढ़ाई कर ले, ये खुद मेरे अंदर से आएगा क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं खुद पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी। और दूसरा मोटिवेशन होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, जो कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड से ड्राइवन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मेरे अंदर पैशन नहीं है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है काम करने की या पढ़ाई करने की, लेकिन मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि नेहा, अगर तेरे एग्जाम में अगर तूने टॉप किया तो तेरे को ये चीज मिलेगी, तो अब मेरे को कोई रिवॉर्ड मिल रहा है काम करने के बदले में, तब मैं उस काम को कर रही हूँ। उस रिवॉर्ड से मोटिवेट होकर अगर मैं उस काम को कर रही हूँ, तब उसे बोला जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब समझते हैं कि मोटिवेशन के फीचर्स कौन कौन से। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है। इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच लाइज विद इन अ पर्सन। मतलब जो एक इंसान के अंदर से हो, एक अंदर से आएगी मोटिवेशन कि फॉर एग्जांपल, या तो मुझे एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मैं उन एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स के लिए काम कर रही हूँ, तो ये मेरे अंदर मोटिवेशन जाग रही है और उस मोटिवेशन के थ्रू ही मैं काम कर रही हूँ। First of all, some needs such as desire for possessing a car, comfortable house, reputation in the society appear in the mind of an individual which affect his behavior. He wants to do some work in order to satisfy those needs. अगर किसी इंसान के कुछ ऐसी needs या desires होने लगते हैं, for example उसे कार चाहिए या फिर एक comfortable house चाहिए या फिर society में reputation चाहिए, जो कि उसके behavior को affect करने लगते हैं, वो कोई ऐसा काम करना चाहता है जो उसकी needs को satisfy कर सके। For example, an employee aspires to buy a luxurious house. एक employee है जो कि एक लग्जूरियस हाउस बाई करना चाहता है। दिस मोटिवेट्स देम टू डू वर्क विद डेडिकेशन। तो अब जो उसकी जो डिजायर है वो उसे क्या करेगी, उसे मोटिवेट करेगी ताकि वो अपने काम में डेडिकेटेड होकर उस काम को करे, अपने स्किल्स को इंप्रूव करे और अपनी हायर सैलरी के लिए एक ऐसा परफॉर्मेंस दे कि उसकी सैलरी बढ़ जाए। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन में ऐसा नहीं है कि वन टाइम एक्शन है, मतलब मैंने किसी पर्सन को एक बार मोटिवेट कर दिया, उसके बाद मुझे उसे मोटिवेट करने की नीड नहीं होगी। इट नीड्स टू बी रीइंफोर्स्ड रेगुलरली, बल्कि इसे बार बार में इंसान को मोटिवेट करना जरूरी होता है। एम्प्लॉइज और इंडिविजुअल्स encouragement to stay motivated. For example, a company provides yearly bonuses to maintain employee enthusiasm. For example, मेरी एक कंपनी है, मैंने उस कंपनी में अपने एम्प्लॉइज से बोला कि अगर आपने अच्छा काम किया तो साल के अंत में आपको बोनस दिया जाएगा। मैंने उस साल के अंत में उनको बोनस दे दिया और उसके बाद मैं उन्हें दोबारा से दूसरे साल के अंत में कोई बोनस नहीं दे रही हूँ, तो वो काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो मोटिवेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी बार बार में नीड होगी। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करती है। मतलब जब किसी इंसान के अंदर मोटिवेशन होती है किसी काम को करने के लिए, तब वो गोल ओरिएंटेड बन जाता है कि उसे उस गोल को अचीव करना है। मोटिवेशन डायरेक्ट्स इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस and efficiency. For example, an athlete trains daily to win a championship.
एक एथलीट है, वो काम कर रहा है क्योंकि उसे चैंपियनशिप विन करनी है। एक एथलीट चैंपियनशिप जीतने के लिए डेली डेली काम कर रहा है, तो उसका गोल है कि उसे चैंपियनशिप विन करनी है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए वो काम कर रहा है। तो मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन दो तरीके की हो सकती है। हो सकता है कि मुझे पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, हो सकता है कि मुझे नेगेटिव तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है। एक वर्कर एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी टू गेट अ प्रमोशन और टू अवॉइड बीइंग फायर्ड। एक एम्प्लॉय है हमारी कंपनी में, वो अपने काम में प्रोडक्टिव बन रहा है, या तो वो सोच रहा है अगर मैं अपने काम में प्रोडक्टिव नहीं बना तो मेरी कंपनी मुझे फायर कर देगी, लेकिन अगर मैं अपने काम में प्रोडक्टिव और इंप्रूवमेंट लेके आऊं तो मेरी कंपनी मेरे को प्रमोट कर सकती है। तो यहाँ पर उसे दो तरीके की चीजें मोटिवेट कर रही है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। डिफरेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। हर इंसान को मोटिवेट करने के लिए सेम टेक्निक्स का यूज नहीं किया जा सकता। मेरे पास दो एम्प्लॉइज है और मैं दोनों एम्प्लॉइज को बोल रही हूँ कि मैं आप दोनों को एक बोनस दूंगी अगर आप उस काम को अच्छे से करते हो सकता है कि दूसरा एम्प्लॉय कुछ और चाहता हो, दूसरा एम्प्लॉय चाहता हो कि उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले, उसे रिकॉग्निशन मिले, उसका स्टेटस अच्छा हो। वन एम्प्लॉय मे बी मोटिवेटेड बाय सैलरी हाइक्स, व्हाइल अनदर बाय रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। तो इस प्रकार से जो मोटिवेशन होती है वो हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरीके की होती है। अब बात करते हैं कि मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट क्यों करना है। इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल, या परफॉर्मेंस लेवल को इंप्रूव कर देती है। द एबिलिटी टू डू वर्क एंड विलिंगनेस टू डू वर्क बोथ अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। एक इंसान की जो एफिशिएंसी है उसको दो तरीके से अफेक्ट होती है। वो एक तो होती है उस किसी इंसान की काम करने की योग्यता, और दूसरी होती है उस इंसान की काम करने की इच्छा। मैं किसी इंसान से कोई काम कराना चाहती हूँ, कोई मेरा एम्प्लॉय है, तो क्या वो किसी काम को करने के लिए इच्छुक तो है, वो एक सेल्समैन अच्छा बनना तो चाहता है, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी नहीं है तो वो उस काम को नहीं कर पाएगा। द एबिलिटी टू डू वर्क इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब मैं उसको कैसे उस काम को करने के लिए योग्य बना सकती हूँ, अगर मैं उसे सही तरीके से एजुकेशन दूं और उसे सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। और लेकिन जो विलिंगनेस होती है वो कैसे मिलेगी, विलिंगनेस टू डू वर्क इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। अब जो विलिंगनेस है वो मिलती है मोटिवेशन से। विलिंगनेस इज मोर इंपॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू एबिलिटी। अब एबिलिटी तो चलो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन विलिंगनेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक व्यक्ति के लिए। ए पर्सन इज हाईली एजुकेटेड एंड ही इज रिक्रूटेड ऑन दिस वेरी बेसिस। एक पर्सन है जो कि बहुत ही हाईली एजुकेटेड है, हमने उस पर्सन को रिक्रूट कर लिया कि ये पर्सन हमारी सेल्समैन बनने के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ये उसके लिए योग्य है। बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट ही विल डू आउटस्टैंडिंग वर्क, ही शैल हैव टू बी मोटिवेटेड टू गुड वर्क। लेकिन अगर मैं उस इंसान को काम करने के लिए मोटिवेट ही नहीं कर रही हूँ, वो इंसान उस काम को करने के लिए इच्छुक ही नहीं है, तो वो उस काम में कभी भी आउटस्टैंडिंग वर्क नहीं कर पाएगा। दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू मोटिवेशन, देयरफॉर मोटिवेशन इंप्रूव्स एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति को उस काम को करने के लिए मोटिवेट करूं कि अगर आपने ये काम किया तो आपकी जो सैलरी है वो हाई हो जाएगी, आपको बोनस मिलेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इससे उस काम को करने के लिए उस इंसान के अंदर इच्छा भी जागेगी और वो इंसान एबल है ही, तो इससे क्या होगा, उस मोटिवेशन से उस इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है हमने वो इंप्रूव कर दी। अब मोटिवेशन क्या करती है, रिड्यूसेस एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉयज स्टे लॉन्गर इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे फील वैल्यूड एंड मोटिवेटेड। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारे एम्प्लॉयज अपने आप को ये फील करते हैं कि वहां पर उनकी वैल्यू की जा रही है, उन्हें मोटिवेटेड रखा जा रहा है, तो वहां पर जो एम्प्लॉयज है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। एग्जाम्पल, ए कंपनी दैट ऑफर्स करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज टेक इनिशिएटिव एंड कम अप विद न्यू आइडियाज। अगर हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं तो वो इनिशिएटिव लेते हैं और न्यू आइडियाज लेकर के आते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन प्रपोजेस अ यूनिक फीचर दैट इंप्रूव्स द कंपनीज ऐप। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि मोटिवेट होता है कि अगर मैंने यहाँ पर कुछ क्रिएटिविटी लेकर के आई सॉफ्टवेयर में तो यहाँ पर मेरे को एप्रिसिएशन मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, वो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को लेके आई। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मोटिवेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कराने में भी हेल्प करती है। व्हेन एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड दे अलाइन देयर एफर्ट्स विद कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं तो वो क्या चाहेंगे कि उनके एफर्ट्स से कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो, क्योंकि कंपनी उन्हें मोटिवेट रख रही है। ए प्रोडक्शन टीम motivated by performance bonuses work efficiently to meet the company's production target. Improves employee satisfaction. When employees feel motivated, अगर हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, they enjoy their work and experience job satisfaction. तो इससे वो अपने काम से सेटिस्फाई हो पाएंगे और इससे उनका जो वर्क जॉब है उस पर वो इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे। A company that appreciates and rewards employees' efforts create a positive work environment. अब नेक्स्ट बात करते हैं मैस्लोज नीड हिरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब मैस्लो ने एक जो मोटिवेशन की थ्योरी के लिए एक नीड हिरार्ची रेडी की थी, जो कि क्या कहती है, जिसमें उन्होंने बेसिकली 5 नीड्स रखी थी एक ह्यूमन की।
जिसमें उन्होंने सबसे नंबर 1 पर रखा था बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को, कि अगर सबसे पहले इंसान की जो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती है वही होती है उसे इंसान को मोटिवेट करने के लिए। अगर वो नीड्स उसकी फुलफिल हो जाती है तो वो नेक्स्ट नीड पर जाता है, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स पर। उसके बाद वो जाता है एफिलिएशन नीड्स पर, एस्टीम नीड्स पर, एंड लास्ट में वो जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर। तो बेसिकली इनका क्या मतलब है, सबसे पहले आती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इट रेफर्स टू दैट नीड विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू कीप अ पर्सन लाइफ। एक पर्सन को सरवाइव करने के लिए, एक पर्सन को जिंदा रखने के लिए जिन नीड्स की जरूरत होती है वो होती है, उसमें आती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में। इट इंक्लूड्स हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर, स्लीप एटसेट्रा। ये ऐसी नीड होती है जिन नीड्स को सेटिस्फाई ना किया जाए तो इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसमें आती है हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, शेल्टर, रहने के लिए घर और सोना एटसेट्रा। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिक सैलरी हेल्प्स टू सेटिस्फाई दीज नीड्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हें बेसिक सैलरी दें तो वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो इंसान सबसे पहले किसी चीज से अगर मोटिवेट होता है तो वो होती है उसकी बेसिक नीड्स। एक इंसान के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? उस इंसान से अगर हमें काम करवाना है तो हम उसे मोटिवेट करेंगे उसकी इन नीड्स को सेटिस्फाई करके। इफ फैक्ट्री वर्कर डिमांड्स फेयर वेजेस टू अफोर्ड फूड एंड हाउसिंग। फैक्ट्री में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं वो क्या चाहेंगे कि उन्हें सबसे पहले उन्हें फेयर वेजेस मिले। वो ये नहीं कहेंगे कि हमें सीईओ बना दो या कुछ भी, वो हाई डिमांड्स रखने से पहले वो चाहेंगे कि सबसे पहले उन्हें फेयर वेजेस तो मिले ताकि उनके जो बेसिक नीड्स है ये सेटिस्फाई हो। नेक्स्ट सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब इंसान की बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई, उसको हंगर, शेल्टर, स्लीप सब कुछ मिल गया। इट नाउ उसकी आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, जहां पर वो क्या चाहता है, इट रेफर्स टू दैट नीड विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड टू कीप अ पर्सन फ्री ऑफ फिजिकल इमोशनल डेंजर। एक इंसान के बहुत सारे डेंजर होते हैं, उसे फिजिकल एंड इमोशनली कुछ डेंजर महसूस होते हैं, इन डेंजर से वो फ्री रहना चाहता है। उसके लिए आती है उसकी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स। इट ऑल्सो कीप्स अ पर्सन फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक सेफ्टी एंड फिजिकल सेफ्टी। इसमें आती है जॉब सिक्योरिटी, इनकम की स्टेबिलिटी हो, पेंशन का प्लान हो, मतलब वो फ्यूचर में होने वाले खतरों से अपने आप को जब सावधान रखना चाहता है तो वो इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मेडिकल इमरजेंसीज। एक पर्सन है जो कि मेडिकल इमरजेंसीज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज कर रहा है। वो इस खतरे से बच रहा है कि अगर फ्यूचर में हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और हमारे पास टाइम पर पैसा ना हो, लेकिन अगर मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमें फाइनेंशियली सफर नहीं करना पड़ेगा। एक वर्कर लुकिंग फॉर अ परमानेंट जॉब। एक वर्कर चाहता है कि उसे परमानेंट जॉब मिले ताकि उसकी इकोनॉमिक सेफ्टी रहे। तो ये आती है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में। नेक्स्ट आती है एक इंसान की हमने बेसिक नीड्स को फुलफिल किया, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल किया। नेक्स्ट आई एफिलिएशन और बिलोंगिंग और सोशल नीड्स। उसके बाद वो इंसान क्या चाहता है, इट रेफर्स टू दैट नीड विच नीड्स टू बी सेटिस्फाइड अ पर्सन्स डिजायर टू बिलोंग एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय वेरियस ग्रुप्स। वो बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहता है। सोसाइटी अगर एक पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो वो इंसान चाहता है कि उसकी जो बिलोंगिंग है, उसकी जो सोशल नीड्स है वो फुलफिल हो। इट इंक्लूड्स अफेक्शन, उसे लोगों से प्यार मिले, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिले, एक्सेप्टेंस मिले, फ्रेंडशिप मिले। एम्प्लॉइज फॉर्मिंग वर्कप्लेस फ्रेंडशिप टू फील कनेक्टेड एंड वैल्यूड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, अगर वो आपस में एकदम एक फ्रेंडशिप क्रिएट करके नहीं रख रहे हैं, आपस में उन्हें वैल्यूड फील नहीं हो रहा है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर जो एम्प्लॉइज है वो फ्रेंडशिप बना लेते हैं, वो कनेक्टेड एंड वैल्यूड फील करते हैं, तो उनकी हम थर्ड नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है इंसान की एस्टीम और इगोइस्टिक नीड्स। इसमें क्या होता है, विच इज कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन्स प्रेस्टीज एंड स्टेटस रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एक इंसान चाहता है कि उसका जो स्टेटस है वो बढ़े सोसाइटी में, उसकी जो प्रेस्टीज है वो बढ़े, जिसमें आती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन एंड एम्प्लॉय स्ट्राइविंग फॉर अ प्रमोशन टू गेन रिकॉग्निशन। एक एम्प्लॉय है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रमोशन चाहता है ताकि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसे रिकॉग्निशन मिले। फिर हमने उस इंसान की चारों नीड्स फुलफिल कर दी। नेक्स्ट आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिस नीड में इंसान क्या चाहता है, विच इज कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन्स डिजायर टू मैक्सिमाइज व्हाटएवर पोटेंशियल वन कैन परचेज। एक इंसान किसी चीज में इतना बेहतर बनना चाहता है कि वो सबसे बेस्ट बनना चाहिए उसी चीज में, उसको बोला जाता है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट इंक्लूड्स ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट, अचीवमेंट ऑफ गोल्स एटसेट्रा। जिसमें उसकी ग्रोथ वो चाहेगा, सेल्फ फुलफिलमेंट चाहेगा, अपने गोल्स को अचीव करना चाहेगा। ए म्यूजिशियन वांट्स टू बी परफेक्ट इन म्यूजिक। फॉर एग्जांपल एक म्यूजिशियन है, वो क्या चाहेगा कि वो म्यूजिक की फील्ड में
बहुत सबसे ज्यादा परफेक्ट वो ही होना चाहिए। पोइट है वो क्या चाहेगा, वो अपनी फील्ड में सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट होना चाहिए। लेकिन ये सबसे लास्ट में आती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ऐसा नहीं है कि एक इंसान के पास खाने के लिए खाना नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मैं बेस्ट म्यूजिशियन बन जाऊं अगर उसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे पहले वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, फिर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करेगा, अफेक्ट अपनी बिलोंगिंगनेस नीड्स को पूरा करेगा। उसके बाद वो चाहेगा कि उसके जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है वो पूरी हो। तो ये थी मास्लो की नीड हिरार्ची थ्योरी। अब इसमें सबसे पहले हम इंडिविजुअल नीड हिरार्ची को ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड हिरार्ची में कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी उसकी हंगर की नीड की, जिसको हम फुलफिल कर सकते हैं उसे बेसिक सैलरी देकर। फिर उसने बात की थी अपनी इनकम की स्टेबिलिटी की, हम उसे पेंशन प्लान दे सकते हैं। उसने फिर आई थी फ्रेंडशिप, उसे चाहिए थी, हम उसके कॉलिग्स के साथ अगर उसके कॉर्डियल रिलेशन हो तो वो मोटिवेटेड रहेगा। फिर वो चाहता था स्टेटस, अगर हम उसको जॉब का टाइटल दें अच्छे से अगर वो काम कर रहा है। फिर वो चाहता था सेल्फ फुलफिलमेंट, फिर हाँ अगर वो अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा है तो हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड हिरार्ची को पूरा कर पाएगा। अब इंडिविजुअल नीड हिरार्ची क्या है? एन इंडिविजुअल्स नीड्स, मतलब एक इंडिविजुअल की ऐसी नीड्स जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी नीड्स जो मोटिवेट कर रही है एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड हिरार्ची। अब नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म। मास्लो ने जब ये अपनी थ्योरी दी थी तो इसको कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की थी। इफ द स्पेशल स्टडी इज नॉट अंडरटेकन मास्लोस थ्योरी ऑफ हिरार्ची ऑफ नीड्स विल अपीयर टू बी राइट। अगर स्पेशल स्टडी ना की जाए तो बेसिक ये सही है, लेकिन मैनी रिसर्चर्स हैव अपोज्ड दिस थ्योरी एंड गिवन देयर ओन क्रिटिसिज्म व्हिच आर इज अंडर मास्लो हिरार्ची ऑफ नीड्स इज नॉट परमानेंट। वो ये कह रहे हैं कि मास्लो की जो हिरार्ची या नीड्स की वो परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो भी सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नीड्स ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट अ टाइम एंड रिमेन अनइम्पोर्टेंट। वो कह रहे हैं कि यह भी जरूरी नहीं है कि एक कैटेगरी की नीड्स स्ट्रॉन्ग हो एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन अनइम्पोर्टेंट। हो सकता है कि उसकी बेसिक नीड्स के साथ साथ उसकी जो सिक्योरिटी नीड्स है वो भी उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। हम जब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं तो उन्हें हम इंसेंटिव्स देते हैं। अब इंसेंटिव होते क्या हैं? इट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स एन एम्प्लॉइज टुवर्ड्स अ सेट टारगेट। जब हम एक एम्प्लॉय को इस प्रकार से मोटिवेट करना ताकि वो हमारे सेट टारगेट्स को अचीव करने में हेल्प करे। दीज इंसेंटिव्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दोज इंसेंटिव्स विच आर इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको हम मनी के टर्म्स में इवैल्यूएट कर पाए वो है हमारी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और जिनको हम मनी के टर्म्स में नहीं लेकिन हमारे जो एम्प्लॉइज है उनको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तब ये आती है हमारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, जिन्हें हम मनी के टर्म्स में इवैल्यूएट कर पाए। सैलरी एंड वेजेस, हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी एंड वेजेस के थ्रू मोटिवेट कर सकते हैं। रेगुलर पेमेंट टू एम्प्लॉइज फॉर देयर वर्क मोटिवेटिंग देम टू परफॉर्म एफिशिएंटली। अगर हम अपने एम्प्लॉइज को उनके काम के बदले में रेगुलरली पेमेंट कर रहे हैं तो ये उन्हें मोटिवेट करेगा कि वो अपने काम को एफिशिएंटली करें। बोनस, एक्स्ट्रा पेमेंट गिवन एज अ रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्शनल वर्क और कंपनी प्रॉफिट्स। जब कंपनी को जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एक्सेप्शनल वर्क करते हैं या कंपनी को जब वो प्रॉफिट दिलाने में बहुत अच्छे से जब वो वर्क करते हैं तो उन्हें कंपनी बोनस देती है। एन एम्प्लॉय रिसीव्स फेस्टिवल बोनस फॉर एक्सीडिंग सेल्स टारगेट। एम्प्लॉइज को रिसीव हो रहा है फेस्टिवल बोनस क्योंकि उन्होंने जो सेल्स टारगेट थे उन्होंने अचीव कर लिया था। हम उन्हें दे रहे हैं कमीशन, ए परसेंटेज ऑफ सेल्स अर्न्ड बाय एम्प्लॉइज स्पेशली इन सेल बेस्ड जॉब। कुछ ऐसी सेल बेस्ड जॉब होती है जहां पर उन्हें सैलरी तो मिलती है, साथ में उन्हें कमीशन मिलता है कि अगर आपने ये सेल कर दिया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी लैपटॉप सेल कर रही है तो लैपटॉप के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आपने ये लैपटॉप सेल किया तो एक लैपटॉप पर जितना भी उसका प्राइस है उसका आपको 5% कमीशन मिलेगा। तो इससे एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप सेल करें क्योंकि हर लैपटॉप पर उन्हें 5% का कमीशन मिल रहा है। तो इस प्रकार से कमीशन देकर भी कंपनी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग। जब कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एक हिस्सा एम्प्लॉइज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक कंपनी शेयर्स 10% ऑफ एनुअल प्रॉफिट्स विद इट्स एम्प्लॉइज एज एन इंसेंटिव। तो जो कंपनी का प्रॉफिट कब बढ़ेगा? जब जो इसके एम्प्लॉइज उस काम को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेटेड होंगे और उस काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी का जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा ही हमारा भी प्रॉफिट। नेक्स्ट है स्टॉक ऑप्शंस। कंपनी क्या कर रही है? एम्प्लॉइज आर गिवन द राइट टू बाई कंपनी शेयर्स एट अ लोअर प्राइस। हम कह रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज हो तो हमारी कंपनी के शेयर्स आपको लोअर प्राइस पर मिलेंगे। तो इससे जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज है वो मोटिवेटेड रहेंगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहेंगे। ए स्टार्टअप ऑफर स्टॉक ऑप्शन टू सीनियर एम्प्लॉइज इंक्रीजिंग देयर लॉयल्टी। और ओवर टाइम पे, अगर कोई पर्सन अपने वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है तो हम उसको ओवर टाइम की पेमेंट कर रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर रिसीव्स 1.5 टाइम्स द आवरली वेज फॉर ओवर टाइम वर्क।
नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड आफ्टर रिटायरमेंट। हमारे जब एम्प्लॉयज रिटायर हो जाएंगे तब हम उन्हें कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो ये उन्हें मोटिवेट करता है काम करते रहने के लिए। कंपनी कंट्रीब्यूट्स टू एन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इंश्योरिंग फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं परक्वाइसाइड्स। अब ये परक्वाइसाइड्स क्या होते हैं? अंडर दिस प्लान सम कंपनीज ऑफर परक्वाइसाइड्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स सच एज कार अलाउंस। इसमें उन्हें कुछ ऐसे अलाउंस दिए जाते हैं जो कंपनी के खर्चे पर एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हाउसिंग, मेडिकल एड, एजुकेशन टू चिल्ड्रन टू देयर एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल कार अलाउंस दिया कि आप जब हमारे ऑफिस में आओगे काम करने के लिए अपने घर से, तो आप कार में आना, उस कार का जो खर्चा है वो कंपनी देगी। कंपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के एजुकेशन पर खर्च कर रही है। तो इन चीजों को बोला जाता है परक्वाइसाइड्स। दीज फैसिलिटीज आर ओवर एंड अबव द सैलरी। ये सैलरी के ऊपर की चीजें होती हैं। दीज फैसिलिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। अब जो इंसेंटिव्स होते हैं वो है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि कंपनी मतलब आप उन इंसेंटिव्स को एक मनी की टर्म में इवैल्यूएट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो इन्हें पाने के लिए वो मोटिवेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजिंग एम्प्लॉयज हार्ड वर्क, जब हम अपने एम्प्लॉयज के हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एंड अचीवमेंट्स हेल्प देम फील वैल्यूज एंड बूस्ट मॉरल। अब एम्प्लॉयज को पता है कि अगर हम अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे तो हमारी जो ये मैनेजर है तो हमें बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा और हमें रिकॉग्निशन मिलेगा। उसमें भले ही उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन मिल रही है, एक पहचान मिल रही है, एक एप्रिसिएशन मिल रही है। इससे वो काम करते रहने के लिए मोटिवेटेड होंगे। फिर पब्लिक प्रेज, public acknowledging on employees contribution fosters a culture of recognition and shows others the company's appreciation। जब एक एम्प्लॉय को पब्लिक से सराहना मिलती है, जब एक एम्प्लॉय को पब्लिक भी उसकी जब तारीफ करती है, तो इससे क्या होता है, उसकी बहुत ज्यादा पहचान बढ़ती है, उसकी एप्रिसिएशन बढ़ता है। एंड एम्प्लॉइज प्रेज्ड इन फ्रंट ऑफ द टीम ड्यूरिंग अ मंथली मीटिंग फॉर देयर हार्ड वर्क इन कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, गिविंग देम अ सेंस ऑफ प्राइड। एक एम्प्लॉय है, उसको हम बहुत अच्छा उसने काम किया, हम उसको पूरी टीम के सामने जब प्रेज कर रहे हैं, पूरी टीम के सामने जब हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा उस काम को करते रहने के लिए। गिविंग, उससे क्या होगा, उसे एक सेंस ऑफ प्राइड फील होगी और उस काम को करने के लिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। नेक्स्ट है स्टेटस। अंडर दिस प्लान हायर स्टेटस विच मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन टू एम्प्लॉय। इसमें हम एम्प्लॉयज का जो स्टेटस है वो देख रहे हैं। कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है तो हमने इसको रैंकिंग दे दी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 1 पर्सन है जो इतना हार्ड वर्क करता है। इससे क्या होगा, वो और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करेगा। द रैंक ऑन ऑफ एम्प्लॉय इज डायरेक्टली लिंक्ड विद अथॉरिटी। अगर एम्प्लॉय नंबर 1 है तो उसकी अथॉरिटी भी ज्यादा होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होंगी, रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन भी ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट, गिविंग एम्प्लॉयज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, ज्यादा वैरायटी दे रहे हैं, उनके रोल्स को चेंज करके उन्हें हायर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयज का जो जॉब है वो इनरिच होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इज टास्क्ड विद लीडिंग अ प्रोजेक्ट इन एडिशन टू देयर रेगुलर कोडिंग वर्क, अलाउइंग देम टू एनहांस लीडरशिप स्किल्स एंड स्टे एंगेज्ड। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जब हम अपने एम्प्लॉयज को जॉब की सिक्योरिटी दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपकी जॉब सिक्योर है, तो इससे क्या करेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल प्रीफर अ परमानेंट जॉब। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। जब हम एम्प्लॉयज से उनका पार्टिसिपेशन मांग रहे हैं, उनकी अंडर दिस प्लान एम्प्लॉयज गेट एनकरेज टू इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑफ द इश्यू रिलेटेड टू दैम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटीज, वर्क कमेटी, कैंटीन कमेटी एक्सेट्रा सम गुड एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। मतलब हम फॉर्मेट कर रहे हैं, हम मतलब बनाना चाहते हैं, जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी बना रहे हैं, वर्क कमेटी बना रहे हैं, कैंटीन कमेटी बना रहे हैं। इसमें हम अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन दे सकते हैं कि आप भी अपने ओपिनियन सामने रख सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। Under this plan, more autonomy or powers are granted to subordinates so that they feel that their jobs are important. इस प्लान में क्या होता है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता दी जाती है और ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जाती हैं, जिससे वो सोचते हैं कि हमारी जॉब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो काम करते रहने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। दिस फीलिंग प्रोवाइड्स देम विद द अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फुल सेंस ऑफ यूज ऑफ देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो इस प्रकार से मोटिवेशन एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है।